अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खान और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। तो जनाब, ईद की छुट्टियों के बाद और ईद से पहले होने वाली एक महीना तवील छुट्टी के बाद हम अनवार को फिर से वेलकम करते हैं। अनवार, वेलकम टू द शो न्यू पाकिस्तान। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है। बैक टू इन रूटीन, तो अच्छा ही लग रहा है। और जो वेकेशंस थी वो आपकी कैसी गुजरी, पहले ये बताएं। चाइना, देन चाइना टू दुबई, दुबई टू पाकिस्तान, पाकिस्तान टू आपकी घाय के भागने का सीन सारा बिल्कुल ऐसे आपने देख लिया। अच्छा, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक रहा। चाइना का टूर भी ठीक रहा, दुबई का टूर भी ठीक रहा, पाकिस्तान वापसी भी बहुत अच्छी रही। उसके बाद फिर जो ईद कुर्बान थी वो भी बड़े अच्छे से गुजरी है और अब आपके सामने बैठे हैं। और लेकिन एक चीज, जो आप चाइना से जब आए हैं तो कोई ऐसी चीज जो आपको हमेशा याद रहेगी? अच्छा, हमेशा ये याद रहेगी कि उनका जो वो एक टाइम टेबल है ना काम करने का, वो बड़ा जबरदस्त मुझे लगा। और हर बंदा अपने काम में बिजी है और जिस तरह से वो लोग मेरा ख्याल है तरक्की कर रहे हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो लोग डेडिकेटेड हैं, वो देखने लायक है। जिस तरह से वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर देखा मैंने, ब्रिजेस ओवर द ब्रिजेस, अंडरपासेस, उनका जो मेट्रो का सिस्टम है, दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो ट्रेन का सिस्टम उनके पास विद इन सिटीज मौजूद है। तो वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि फिर आपको कहीं ना कहीं एक लर्निंग भी है, एक्सपीरियंस भी है, इंस्पिरेशन भी है, जो कि आपको फिर वहां से मिलती है। अच्छा, दो चीजें मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे पूछती। एक तो ये कि वहां का खाना कैसे, जो स्ट्रीट फूड है स्पेशली, उस पर मैं आपसे कमेंट लेना चाहती हूँ। दूसरा ये, अक्सर हम लोग कह देते ना कि चाइना का माल नहीं लेना, तो चाइना का माल एक्चुअली में कैसा है? अच्छा, पहले तो खाने की बात कर लेते हैं। स्ट्रीट फूड तो फिर उनका थोड़ा सा डिफरेंट है। ज्यादातर वो मतलब प्रेफर करते हैं, नूडल्स वगैरह खा रहे होते हैं, और फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम नहीं खाते, वो खा रहे होते हैं। तो मैंने तो वहां पर, हमें कुछ देसी रेस्टोरेंट्स मिल गए, तो मैं तो वहां पर भी चांपे और मटन का सूप और मंदी, इस तरह की चीजें हम लोग खाते रहे हैं। ये मेरी किस्मत अच्छी थी। नूडल्स के फ्लेवर में आपको कुछ डिफरेंस नजर आया? मैं खाने ट्राई नहीं कर सकता। मतलब मेरा एक सर्टेन टेस्ट है, कुछ टेस्ट मैं उससे बाहर जाता ही नहीं हूँ। भूखा रहना पसंद कर लेता हूँ, तो मुझसे खाने ट्राई नहीं होते हैं। अच्छा, मैं सेकंड क्वेश्चन वाज चाइना का माल। चाइना का माल, अच्छा, चाइना के माल की ये बात है कि फिर वो कहते हैं कि जो दाम आप देंगे उस हिसाब से आपको चीज मिल जाएगी। इट डिपेंड्स ऑन द प्राइस कि आपको क्वालिटी कौन सी चाहिए। तो जो चीज की रिक्वायरमेंट आपकी है उन्होंने वो पूरी कर देनी है, तो वो फिर उन पे एक टैग लग जाता है कि चाइना का माल ज्यादा नहीं चलता। अगर आप उन्हें प्राइस अच्छा पे कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली वो आपको प्रोडक्ट भी अच्छी बना के दे रहे हैं। सो दिस इज द थिंग, ऐसे वो काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो थोड़े से बदनाम भी हुए हैं पूरी दुनिया में। अच्छा, नहीं, लेकिन वही बात कहते हैं कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, और ये हर जगह का यही रुझान है। विद इन द पाकिस्तान भी हम लोग यही देखते हैं, और पाकिस्तान से बाहर भी जितने भी ममालिक हैं, सबकी सोच ऐसे ही होती है। और जो मैंने चाइना के बारे में स्टडी किया, क्योंकि आप भी जिस टूर से रिलेटेड गए थे, कुछ आपका काम भी ऑपरेशनल मामलात के थ्रू ही था अपने बिजनेस को लेकर, तो वहां पर भी ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में उन्होंने अपने माल को या अपने चीजों को डिवाइड किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे। तो आपने किस कैटेगरी में कौन सी चीज परचेज करनी है वो आप पे डिपेंड करता है। वो कहते हैं कि आप 300 रुपए वाला सूट भी पहन रहे हैं, वैसे तो मिलता नहीं, वो मरियम नवाज ही पहनती है। लेकिन फिर भी 3000 वाला भी पहन रहे, 5000 वाला भी पहन रहे, 10,000 वाला भी पहन रहे, तो डिपेंड्स कि किस चीज में लुक ज्यादा बेहतर निकलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी ये कि जो इंडस्ट्री उनकी है वो बहुत अच्छे तरीके से बड़े लेवल पर वो ग्रो कर रही है। और ये नहीं है कि मार्केट्स बनी हुई है, उन्होंने शहर बना लिए प्रोडक्ट्स के, इस शहर में ये प्रोडक्ट है, इस शहर में ये प्रोडक्ट है। ये नया था। ये बहुत मुश्किल काम है वहां जाकर आपको वर्किंग करनी है। हम तो यहाँ पे प्लाजा ही बनाते हैं ना, कराची में सदर का प्लाजा है वो, जहाँ पे क्रॉकरी है, एक फ्लोर पे सारा मेकअप, एक फ्लोर पे बच्चों के खिलौने। उन्होंने शहर डिवाइड किए हैं कि अगर आपको बल्क क्वांटिटी चाहिए देन यू हैव टू गो टू द फैक्ट्रीज। तो वो ये है कि मामलात वहां पर बड़े डिफरेंट है। बहरहाल हम अपने अब प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत, पीटीआई का यू टर्न। बोर्ड में तब्दीलियां, गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट का शिद्दत से इंतजार। हाय दुहाई, महंगाई फिर अवाम के दर पर। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पैसे कमाना अब इंतहाई आसान। अच्छा जी, टॉप स्टोरीज तो हो गई। मैच भी हमने डिस्कस करना था, वो हम भूल गए थे। तो मैच का अब ये सिनेरियो है कि जी वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग की है, 135 रन उन्होंने बनाए हैं। साउथ अफ्रीका की बैटिंग इस वक्त जारी है। बारिश की वजह से थोड़ी देर के लिए खेल रुका भी था, लेकिन अब दोबारा से जो खेल है वो स्टार्ट हो चुका है और 49 रन बनाए साउथ अफ्रीका की टीम ने। 3 खिलाड़ी उनके पवेलियन लौट चुके हैं। और जो सबसे बड़ा अपसेट फिर हमने देखा वो अफगानिस्तान ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को 21 रन के मार्जिन से शिकस्त दी है। तो ये इस टूर्नामेंट में भी हम देख रहे हैं कि जो छोटी टीमें थी उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को बहुत ज्यादा
मुश्किल में डाले रखा है। अच्छा, ये जो अभी डीएलएस के बाद जब से दोबारा मैच शुरू हुआ है तो रीसेंट अपडेट ये है कि ये जो मैच है वो 17 ओवर तक महदूद हो गया था और तकरीबन कोई 49 रन होने चाहिए हैं और 58 गेंदे हैं, तो 58 गेंदों पर 49 रन मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा हदफ नहीं है, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। लेकिन जो यूएसए की पिचेस ने सारी टीमों का हाल किया है जिस पर तमाम ही बोर्ड जो हैं वो काफी नाकाम भी दिखाई दिए हैं। लेकिन ये जो मैच अभी हो रहा है ये वेस्ट इंडीज में हो रहा है, बट स्टिल इस वर्ल्ड कप में हमने देखा कि बहुत से अपसेट्स हुए हैं। सबसे पहला अपसेट तो हमारे ही मुल्क के लिए है। वो तो बिग अपसेट था। पाकिस्तान किस तरह से अच्छा, वैसे मैं देख रही थी जब ये मैच हो रहा था तो आप चाइना के किसी जगह पे फ्रेंड्स के साथ वहां पर मौजूद थे क्या? मतलब वहां पे बाकी लोग भी तो होंगे ना जो पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर, नो मैटर व्हाट कि वो पाकिस्तानी है ये बेसिकली मैंने पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच देखा वो मैंने दुबई में देखा है और जिस क्लब में हम बैठे हुए थे वहां पर मेरे अलावा हम 3 लोगों के अलावा पाकिस्तानी के अलावा सारे इंडियंस बैठे हुए थे और सबने इंडिया की जो शर्ट्स हैं वो पहनी हुई थी। तो जब पहले बॉलिंग स्टार्ट हुई है पाकिस्तानी टीम ने नो डाउट बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, 119 तक रिस्ट्रिक्ट किया इंडिया की टीम को, तो मेरे हाथ में एक बाजा था और मैं वो बाजा उस क्लब में बैठ के आउट होने पे तो वो मुड़कर देख रहे थे कि कोहली के आउट होने पर, रोहित शर्मा के आउट होने पर बाजा कौन बजा रहा है। अच्छा। फिर उन्हें पता लगा कि ये कोई पाकिस्तानी बैठा हुआ है। उसके बाद जब उन्होंने पाकिस्तानी टीम ने सबको आउट कर लिया तो उन्होंने कहा कि भाईजान मैच आपका है। इंडियन सारे मुझे बोल रहे हैं कि ये मैच आज का आपका ही है। लेकिन उसके बाद जिस तरह पाकिस्तानी टीम के जो बल्लेबाज हैं वो आउट होना शुरू हुए और जब मोहम्मद रिजवान आउट हुए हैं तो मैंने उनके जो भंगड़े देखे हैं, मैंने वहां पर जो डांस देखा है क्योंकि उन्हें पता था कि रिजवान इज गॉन, तो अब इंडिया बड़े आराम से मैच जीतेगा और फिर वही हुआ कि पाकिस्तानी। अच्छा, वैसे अनवार आप हमेशा से ना बाबर आजम के शदैन रहे हैं, एक तो वर्ड होता है ना फैन, आप शदैन रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको उनकी कैप्टनसी, ठीक है ना, क्योंकि अब आप इंडियंस के दरमियान बैठकर वो मैच देख लेते, देखें कैप्टन उनका भी परफॉर्म करता है, टीम को आपने कहा वो हमसे जीता जिताया मैच लेकर चले गए, बिल्कुल ऐसे ही है। बट अगेन द पॉइंट इज, ठीक है बाबर की जो कारकर्दगी है वो भी ठीक नहीं रही है, कैप्टनसी भी ठीक नहीं रही है, लेकिन आप लोग शोज करते और आपने देखा होगा कि यही खबरें आती रही हैं कि टीम में यूनिटी नहीं है, तो फिर कैप्टन वहां पर क्या करेगा? अगर यूनिटी, शाहीन, ये खबरें आई कि शाहीन बाबर से बात नहीं कर रहे हैं, बाबर शाहीन से बात नहीं कर रहे हैं, बाकी लोगों ने अपना एक यूनिट बनाया हुआ है, शादाब परफॉर्म नहीं कर सके हैं, इफ्तिखार परफॉर्म नहीं कर सके हैं, उस्मान खान परफॉर्म नहीं कर सके हैं, तो उनकी परफॉर्मेंसेस का भी जो सारा नजला था वो बाबर आजम पर ही गिरा है। लेकिन टीम सिलेक्शन भी तो बाबर आजम की वजह से इतनी ना, और एग्जैक्टली दैट इज माय पॉइंट ना कि अब बाबर को इतनी पावर फिर कौन दे रहा है? फिर मैनेजमेंट की गलती है, फिर मैनेजमेंट को भी भुगतना पड़ेगा। नहीं, देखिए अनवार मेरी बात सुने, अगर मैंने प्रोग्राम करना है और मैं अपनी मर्जी से टीम चुन रही हूँ, मुझे मेरे मालिक ने कह दिया कि भी आपको बेहतर पता है कि आपके पास ये सारे प्लेयर्स हैं, अपनी मर्जी के प्लेयर्स उठा ले, टीम बना ले, क्योंकि आपको पता है मैदान में लेके आपने उतरना है, आपने अपनी मर्जी का उठा लिया जो भी आपने माल उठाना था, उसके बाद आप चले गए जंग लड़ने के लिए, पता चला जी मेरे तो वेपन्स ही बेकार थे। बिल्कुल ठीक है। अब एक बार हो गया आपने बाबर को पावर दे दी, 2 बार हो गया, अब अगर आप बाबर को पावर दे रहे फिर मैनेजमेंट क्या कर रही है? वो फिर पैसे अपनी तनख्वाहें लेने बैठे हुए हैं सिर्फ, और क्या कर रहे हैं फिर? लेकिन इसमें बहुत सारी हारे मैं जरा शेख साहब को भी रिस्पॉन्ड कर दूं कि शेख साहब अब ये कह रहे हैं कि ये 4 बार हो चुका है, शेख साहब हमारे प्रोड्यूसर हैं, ये 4 बार हो चुके हैं, तो अगर ये 4 बार हुआ तो फिर मैनेजमेंट को सोच लेना चाहिए, बाबर को हटा लेना चाहिए। बहरहाल अब हम प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स का सेगमेंट हमारा अलग से है। सबसे पहले एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ, मैं उस टाइम पे बाहर था, मैंने भी वो चीजें देखी। सवात के इलाके में जिस तरह से अफसोसनाक वाकया पेश आया है, तो वहां पर मुबैना तौहीन मजहब वाले वाकये में मुलव्विस जो 23 मुल्जिमान थे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है और सीनियर पुलिस अफसरान ये बता रहे हैं कि FIR में 2000 अफराद को नामजद किया गया है। इन मुल्जिमान को मदीन और अतराफ से गिरफ्तार किया गया है। ये तमाम जो मुल्जिमान थे ये जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ में भी मुलव्विस रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके बाद कुछ सियासी मामला थे उनकी तरफ भी रोशनी डालेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 4 सूबों समेत तमाम फरीकैन के इत्तफाक की राय से मुल्क से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे और दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है और अपेक्स कमेटी ने इस अज़्म का इजहार किया कि किसी इस्तिस्ना के बगैर किसी को भी रियासत के रिट को चैलेंज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म का कहना है कि सिक्योरिटी मामलात सिर्फ फौज पर छोड़ने की रोशन खतरनाक है, ये जो रविश है ये खतरनाक है और दहशतगर्दी में जो मुब्तला गैर मुस्तहकम रियासत में अच्छी मईशत का तसव्वुर हरगिज नहीं किया जा सकता, लिहाजा नर्म रियासत सरमायाकारों का एतमाद हासिल नहीं कर बिल्कुल ऐसी है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अरकान हैं उन्होंने किसी भी ऑपरेशन की हिमायत ना करने का ऐलान कर दिया है और अस्करी क़यादत से पार्लियामेंट को
एतमाद में लेने का मुतालबा किया है। इस मामले पर ख्वाजा आसिफ अब ये कहते हमें दिखाई दे रहे हैं कि जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला है वो एपेक्स कमेटी के इजलास में किया गया है। इन कमेटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल रही है, वज़ीर आला KP जो हैं अली बिन गंडापुर वो भी इजलास में मौजूद थे। ये तमाम जो बातें हैं ये उनके सामने होती रही हैं, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि ऐवान में भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर बात की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज़ है तो तब इस पर बात की जा सकती है। और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि आज ये ऐवान में मुजाहरा करके दहशत गर्दों के साथ खड़े हो रहे हैं, पाक फौज के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे जवान हैं सफ़र वो कर रहे हैं। अगर दहशत गर्दों के खिलाफ कोई ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है तो फिर तमाम ही सियासी जमातों को एक पेज पर होना चाहिए, ऑन बोर्ड होना चाहिए। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ऐलान कर रही है कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, इस पर भी बहस बिल्कुल। और ऐवान में कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास भी बुलाया जाएगा और इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असर इकबाली कह रहे हैं कि पाक चीन ताल्लुकात पर बिला वजह ट्रोलिंग करने की कोशिश की गई तो वसी तरह ये ग्लोबल एजेंडा है, क्योंकि चीन का दायरा जो है वो तंग किया जाए और कोशिश की जा रही है कि चीन पाकिस्तान से पीछे हट जाए। PTI और मौलाना फजल रहमान की कुर्बतों के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम ने कौमी असम्बली में मिलकर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तफाक कर लिया है, जबकि साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने बजट इजलास में शरीक न होने का फैसला किया है और नवाज शरीफ की बजट सेशन से रुखसत की दरख्वास्त जो है वो असेंबली सेक्रेटेरिएट को मौसूल भी हो गई है, जिसे मंजूर कर लिया गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार शौकत पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पराचा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि चीन के वजीर ने पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकात की है, तो फिर क्या मौजूद ऑपरेशन को चीन के तहफ़्फ़ुज़ात के तनाजुर में देखा जा सकता है? पराचा साहब आपसे एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है और अब ये भी हम देख रहे हैं कि ये पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि चीन ने पाकिस्तान की सियासी क़यादत के साथ इस तरह से एक बैठक की है, इस तरह से बातचीत भी की गई है और अब ये जो मामला है ये अब देखना है कि हुकूमत किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठ कर भी हल करेगी। पराचा साहब हमें सुन पा रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा। जी आपको अब मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर अब क्लियर है। देखें, चीन के ये वजीर एग्जेक्टिव या गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के तरफ से जो उनका एक मैकेनिज्म है उसके मिनिस्टर हैं और वो भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन के। मुझे याद है 1 साल पहले जब यही इत्तेहादी हुकूमत थी PDM की, तो चीन के उस वक्त के वजीर खारजा पाकिस्तान आए थे, अब तो वांग यी हैं लेकिन इनसे पहले जो थे, और फॉरेन ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने भी तकरीबन यही बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर मसाइल का हल बैठकर निकाला जाए। चीन पाकिस्तान का दोस्त है। अगर आपका बहुत बड़ा दोस्त जो हर वक्त आपके साथ खड़ा है, हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा है, अभी भी रोल ओवर की बातें हुई कि चाइना जो है $3 बिलियन रोल ओवर करे अपना लोन जो है, तो उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए। नंबर 1 बड़ा क्लियर है कि जब वो यहाँ पर आए तो पाकिस्तान की भी सियासी जमातों के तमाम नुमाइंदों ने उनके साथ वो जो एक मैकेनिज़्म था, एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें शिरकत की। इवन के PTI के बैरिस्टर सेनेटर सैयद अली ज़फ़र साहब भी मौजूद थे। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों ने जहाँ इख्तलाफात बरकरार हैं अपनी जगह पर और बहुत बड़े बड़े इख्तलाफात हैं इन सियासी जमातों में, वहीं इन्हें इख्तलाफात के बावजूद एक मैसेज दिया कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें CPAC के लिए मुत्तहद हैं और चाइना के साथ अपने रिलेशन को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए मुत्तहद हैं। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं। चीन का कंसर्न तो है दासू का अटैक हुआ या वहाँ कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट कराची यूनिवर्सिटी का अटैक हुआ या उससे पहले चाइनीज़ सिटीजन पर या चाइनीज़ तनसीबात जो हैं उन पर अटैक किए गए, तो सिक्योरिटी का कंसर्न है, वो बरमला कहते हैं। लेकिन अगर चीन न कहे तो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान का हम सब का कंसर्न नहीं होना चाहिए। हमने पाकिस्तान ने किस लिए राह निजात ऑपरेशन जारी किया था? इसी सवात में, जहाँ 2 मिलियन लोगों को सवात से खाली कराकर एक एक घर की, एक एक तहखाने की, एक एक अलमारी की, एक एक दराज की हमने तलाशी ली थी, पाक किया था असले से, पाक किया था दहशतगर्दी से। राह निजात के बाद ऑपरेशन शेर दिल हुआ
वो किस लिए पाकिस्तान ने किया था। और शेर दिल के बाद खैबर 1, खैबर 2, खैबर 3, खैबर 4 ऑपरेशन हुए थे। फिर आपको याद है ज़रबे अज़्ब इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था। इस नॉर्थ वज़ीरिस्तान में पाकिस्तान की इंतज़ामिया वहाँ पर जा नहीं सकती थी, वो पाकिस्तान की रियासत के लिए नो मैन लैंड बना हुआ। आज वज़ीरिस्तान में वो डिप्टी कमिश्नर भी बैठता है, वो DPO भी बैठता है, वो पुलिस भी फिरती है। हाँ, हालात 100% सही नहीं है, लेकिन जहाँ सरकार की रिट नहीं थी, आज का नॉर्थ वज़ीरिस्तान और ज़रबे अज़्ब का उसके बाद आपने देखा रद्दुल फसाद शुरू किया गया था। वो क्या था रद्दुल फसाद? कि जो स्लीपर सेल से दहशतगर्दी के जो अभी लाहौर में या सियालकोट में या कराची में या फैसलाबाद में या और जगहों पे ऑपरेट कर रहे थे, वो ख़त्म हुए। तो इसलिए पाकिस्तान अपनी वजह से अपनी सिक्योरिटी के लिए ये ऑपरेशन करता है। आज ये ऑपरेशन का ऐलान हुआ है, इसमें वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब एक सीनियर वजीर भी हैं, सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, जो कह रहे हैं कि हम इसमें डिबेट कराएंगे कौमी असेंबली में। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला उस एपेक्स कमेटी में मौजूद थे। तो ये जो डिबेट कराने की बात इन्होंने की है, बड़ी अच्छी बात है, इत्तफाक होना चाहिए। पाकिस्तान को जो पाकिस्तान का इमेज बना, यानी सवात का जो अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ, पूरी दुनिया में एक बार फिर पाकिस्तान की बदनामी हुई। बिल्कुल ऐसी। और पराचा साहब, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि तमाम ऑपरेशंस किए गए हैं और सबसे जो बेहतर हल है वो तो हर मसले का हल मुज़ाकरात है। हुकूमत ने या पाक फौज ने मुज़ाकरात भी करके देखे, लेकिन जो दहशतगर्द हैं वो तो किसी सूरत इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अफगानिस्तान से भी हमने देखा कि दरअंदाजी होती है। लेकिन अब इशू यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जिम्मेदारान हैं, जैसे हम KPK के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर की बात कर लें, जब ये तमाम वफाकी हुकूमत की मीटिंग्स होती रही हैं, उसमें बैठते हैं, तमाम बातें करते हैं, मानते भी हैं, लेकिन फिर जब मीडिया में जाते हैं तो फिर इनकारी हो जाते हैं। अभी भी PTI ऑपरेशन के खिलाफ है। आपको फिर क्या लग रहा है, क्या स्टांस है इसमें PTI का? क्या हम हर रोज ही अपने जवानों के जनाजे उठते देखते रहेंगे और ये इस पर फिर सियासत ही होती रहेगी? अहम कौमी अमूर पर, और जहां पर अभी कल ही की बात है कुर्रम में, वहां फिर जनाजे उठाए गए। ये तो रियासत अफोर्ड नहीं कर सकती, रियासत इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, रियासत इसको कंटिन्यू नहीं कर सकती। किसी की सियासी माइलेज की वजह से या किसी की सियासी एक्सपीडियंसी की वजह से या किसी के सियासी मफादात की वजह से रियासत, कोई भी रियासत हो, वो कतन ये चीज़ें काबिल बर्दाश्त नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अब वो खाली PTI के एक लीडर नहीं है, वो सूबे के सरबराह हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव की इंतज़ामी जिम्मेदारियां हैं वो तो बहरहाल वो पूरी उनको करना है। और इसी वजह से जो आपने कहा कि वो मीटिंग में बैठते हैं, वो एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दी प्रोविंस बैठते हैं। बाकी पार्लिमान में मामलात ऐसे ही चलते हैं, मामलात पार्लिमान में डिस्कस हुआ करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो फैसला लिया जाता है, यानी आज फैसला लेकर एपेक्स कमेटी के इजलास में खुदा न खास्ता ये कहा जाए कि हम पीछे हट रहे हैं, तो इसका मैसेज क्या होगा फिर? क्या वो दहशतगर्द कुव्वतें, वो दहशतगर्द अनासर जो अंदर और बाहर बैठकर पाकिस्तान को नाकाम बनाने की मज़मूम कोशिशें कर रहे हैं, क्या उनके हाथ मजबूत होंगे या रियासत पाकिस्तान के हाथ मजबूत होंगे? इसलिए जैसे चीन के वजीर के साथ तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे शरीक हुए थे, एक मुतफ़िका उनको लाहे अमल दिया गया, पाकिस्तान का एक मुतफ़िका पैगाम दिया गया। तो आई एम वेरी श्योर कि ये जो पार्लिमान के अंदर जो मुज़ाकरात की बात है वो आगे बढ़ेगी या एतमाद में लेने की बात आगे बढ़ेगी। पूरी तरह हुकूमत वक्त भी पार्लिमान को आगाह करेगी, और जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन खान गंडापुर अपनी इंतज़ामी जिम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं, मुझे प्रिटी श्योर आई एम के वो इंतज़ामी जिम्मेदारियाँ उसी तरह ही संभालते रहेंगे। सही। अच्छा, लेकिन पराचा साहब, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर पार्लियामेंट के अंदर इस तमाम तर मामले पर गुफ्तगू होती है, और यकीनी तौर पर सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि दीगर सूबों में भी जहां जहां पर सियासी पार्टियां इससे बड़े बड़े ओहदों पर विराजमान हैं, उनके भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो जाएंगे। लेकिन ऐसे में एहसन इकबाल साहब ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान फासला पैदा करने की कोशिशों का आलमी एजेंडा भी करार दिया है,
उनकी इस बात में आपको किस हद तक सदाकत नजर आ रही है? क्योंकि पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से हम देख रहे हैं कि जो पीटीआई का दौर था जिसमें उन्होंने हुकूमत की, वो कोई इतना अच्छा दौर नहीं रहा है, लेकिन मीनवाइल ये जो बैरूनी अनासिर हैं वो पाक चाइना दोस्ती पर किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं? ये एक ग्लोबल एजेंडा को समझने की ज़रूरत है। मसलन चीन एक बहुत बड़ा ख़तरा बना हुआ है जो इस वक्त की आलमी कुव्वत है, और वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इस रीअलाइनमेंट के दौर में जब रशिया और चाइना करीब आ चुके हैं और एससीओ के प्लेटफॉर्म यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रांग हो रहा है, तो चाइना को कंटेन करने की जो पॉलिसी है जिसमें इंडिया का एक पिवटल किरदार अमेरिका या उसके इत्तेहादी करार दे चुके हैं, तो नेसेसरली हमें उस ग्लोबल एजेंडा के तनाजुर में उस प्रिज्म में देखना चाहिए कि अमेरिका चीन को कंटेन करना चाह रहा है, और जहाँ जहाँ चीनी मफादात होंगे अमेरिका और उसके इत्तेहादी और इस खित्ते में नेसेसरली इंडिया उसको कंटेन करने की हर स्ट्रेटजीज बनाएंगे। चूँकि ये BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसका CPEC इंटेग्रल पार्ट है, वो चाइना के इकोनॉमिक एंड ट्रेड इन्फ्लुएंस को पूरी दुनिया तक मज़ीद बढ़ाने का ये एक उनकी स्ट्रेटजी है, उनका प्लान है। तो जहाँ फिर कंपटीशन होगा वहाँ उस प्लान को अनडू करने के लिए काउंटर प्लान आएगा। तो प्रोबेबली जो प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल साहब जो बात कर रहे हैं वो उस पर्सपेक्टिव में है कि CPEC चूँकि इंटीग्रल पार्ट है BRI का, तो आलमी कुव्वतें जो BRI को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आगे नहीं बढ़ना देखना चाह रही, नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नेसेसरली CPEC के भी मुखालिफ हैं। जहाँ सवाल पैदा होता है जो आप पहले बात कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान के अंदर स्टेक होल्डर उन आलमी एजेंडे के तहत CPEC को या BRI को नुकसान पहुँचाएँ, क्या ये पाकिस्तान के फ़ायदे में है? नो, नॉट एट ऑल। पाकिस्तान को CPEC के ज़रिए जो डेवलपमेंट प्रोसेस हुआ है, मसलन लाहौर से आप सखर जाएं आपको 5-6 घंटे लगेंगे। कभी सोचा था कि आप 5 घंटे में सखर पहुंच सकते हैं लाहौर से? या मैं सोचूं कि मैं यहाँ से निकलूं, फ़र्ज़ किया मैं डेरा इस्माइल खान 3 घंटे में यारक पहुँच जाऊँ और आप 20 मिनट आगे डियर खान सिटी पहुँच जाऊँ, या मैं 5 घंटे में मुल्तान पहुँच जाऊँ? तो ये CPEC ने पाकिस्तान को इतना कनेक्टिविटी में इतना आगे बढ़ाया है ये तो तस्वर भी नहीं किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजिया का शौकत पराचा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। जी वेलकम बैक वंस अगेन। मुल्की मईशत के हवाले से बात करें तो इस वक्त सब बातों की एक बात यानी कि सेल्स टैक्स की छूट के मुतालिक बात हो रही है, और FBR ने सेनेट के पैनल को ये बताया है कि IMF ने 749 अरब रुपए की सेल्स टैक्स छूट खत्म करने पर सख्त दबाव डाला, लेकिन उन्होंने 337 अरब रुपए की तजवीज़ दी ताकि तकरीबन तमाम शुबों पर टैक्स आयद किया जा सके। हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस ने मुश्तरका तौर पर बल्कि तमाम सियासी जमातों के अरकान ने मुतफ़िका तौर पर कहा है कि सेल्स टैक्स की छूट को बगैर किसी वजह के खत्म कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। माहिर मईशत इरफान मुफ्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया। इरफान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुकूमत ने हम देख रहे हैं कि कुछ अशिया थी जिनके अलावा तकरीबन तमाम अशिया पर ही सेल्स टैक्स आयद कर दिया है। अभी बराह रास्त हमें जाने के लिए कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जहां इस वक्त अदालती कार्रवाई का आगाज हो चुका है। आपको बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट लिए चलते हैं। Thirdly, the basis of distribution of seats among the political parties is not the contestation or votes obtained in the general election, but on the basis of total number of general seats of each political party in the assembly, which can mean and include independent returned candidates joining such party after the election. Although the word include is used, but your lordships are aware of the well-established principle that like either and or can be read disjunctively, include also means includes means if the context suggests. If I may move to the next page. Now this is based on a comment made by Justice Mansoor Ali Shah and Justice Aisha as to how you understand the focus of this provision. So this is how I've understood it. The right to obtain these reserved seats is not of candidates but of political parties. So I agree with Justice Mansoor Ali Shah on that point. But
Such right of political parties has to be exercised solely in favor of women and non-Muslim representation, i.e. beneficiaries. So that's the other focus of the provision. Next point. Now, this is where the entire case of the ECP is based on. This point. The word political party as occurring in the main clause of Article 51(6)(d) and E has to be given the same meaning as the word political party occurring in the proviso to Article 51(6)(d) and E. Any other interpretation would be self-destructive. What they are saying, my lords, is that the word political party as it occurs in the proviso, where the independents can join any political party, including a political party which has not contested the election. They say that's all right. So the meaning of political party under the proviso can mean a political party which has not contested the election. But when it comes to the main clause, the word political party means only a political party which has contested the election, only that political party can get reserved seats. So the proviso has a different meaning of political party. The main provision has a different meaning of political party. Why is this self-destructive? It is a suicidal interpretation which they have adopted. I'll read again. I'll read forward. The question to be asked is why the provision of independents joining political parties is enacted as a proviso to Article 56, 51, 6D and E, and not as a separate provision. The very fact that this is a proviso to 51 and 106 means that you cannot say that the proviso has a different meaning to a political party and the main provision to which the proviso is attached has a different meaning to the political party. If they wanted the meaning of the political party to be different, they would have had these provisions of independent joining political parties as an independent provision, not as a proviso to a provision. This is based on a settled interpretation of how provisos are understood. Provisos can only be understood in terms of the main provisions. They do not have an independent status. So the reason I say it's self-destructive and suicidal is because if they wanted to take a consistent position, they should have said, neither you can get reserved seats, nor these independents can join you. The same meaning to both terms of political party. But you can't take different meanings to these. It is a proviso to the main provision. Whatever political parties mean in the main provision, that is what political parties mean in the proviso. Otherwise, it would have been an independent provision. I would appreciate if you actually read the text, so to appreciate your contention. Ji sir, ji sir. Sir, 51. D. Sir, members to the seats reserved for women which are allocated to a province under Clause 3 shall be elected in accordance with law through proportional representational system of political parties. List of candidates on the basis of total number of general seats secured by each political party from the province concerned in the National Assembly. Let me stop here. They say here the political party... Don't, please read things. Ji, sir. Provided that for the purpose of this paragraph, the total number of general seats won by a political party shall include the independent, returned candidates or candidates who may duly join such political party. Now the word is such. So it's referring, of course, the proviso is referring to the main provision. Such political party within 3 days of the publication in the official gazette of
the names of the returned candidates. Now, they are saying... Yes, forget what they are saying. We are not bound by what they are saying or what you are saying. We are bound by the text of the Constitution. Suppose their interpretation is wrong. You say accept half the interpretation, don't accept the second half of the interpretation. Suppose we say we don't accept either interpretation, we go by the text of the Constitution. Yes. I would appreciate it if you focus not on how they are interpreting, they may be interpreting it wrongly. That will not bind us. We are concerned with how the Constitution reads. Yes. As simple as that. Yes. And I'm not bound by their interpretation or your interpretation. Let's go by the text of the Constitution. Sir, I'm very happy to learn that. A question. What is there any other provision for joining a person who is independent to a party? As far as I'm aware, not. But of course, a similar provision is there of 106 in terms of provincial assembly. वो identical है sir. So ये बड़ा critical है. अगर constitutional makers को इन दोनों की अलग-अलग meaning देनी होती. Forget that argument. Meaning is not relevant. Read it and tell us. अब मैं अपनी interpretation. नहीं अपनी नहीं इसका text का बताया ना. जी मैं text पे ही आ रहा हूँ. जी. और वो अगर next ही है अगर मैं पढ़ दूं मेरा point जो Now I read the text. Now tell us what you're saying. Sir, the critical thing which turns on the question is that can a political party which has not won or secured any seats in the general elections be entitled to reserved seats simply because they secure general seats as a result of independent joining them after the election. So this turns on the words won and secure. These are the two words which are used in the how those words, your lordship's question, how those two words are interpreted will determine whether reserved seats can be given to a party which is not contested but still has members, still has general seats in the assembly or not. Now, how should the words won and secure be used? Should they be interpreted in terms of their literal interpretation or some other? Now I come to my next. Further, the word such political parties. Such political parties. Such political parties. And it's referring to the main provision. वन करने की जो मायने सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से समाअत जारी थी. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें. स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान. वेलकम बैक. एक बार फिर से आपको बराह रास्त लिए चलेंगे सुप्रीम कोर्ट में, जहां सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की समाअत जारी है. रूल फ्रेम किए हैं, इससे पता चलता है कि सिक्योर और वॉन का लफ्ज इंटरचेंजेबली यूज हो रहा है. जी. काइंडली रीड्स सब रूल 2. जी. Rule 92. Sub Rule 2. The members to fill seats reserved for women in the National Assembly allocated to a province shall be elected through proportional representational system of political parties. List of candidates submitted to the commission on the basis of total number of general seats 1. Total number general seats 1. यहाँ secure का लफ्ज नहीं है, Constitution में secure है. It means that the election commission is construing the word, using the word interchangeably. Yes. Not only that, if your lordships look at the Constitution itself, it uses the word secure in the main provision and uses the one in the proviso. You see, the thing is that the question whether they are independent candidates has to be, I mean, who's calling them independent candidates? Election Commission. Yes. Not a binding finding. Yes. I mean, after all, these are people, as per the parent statute, who filed nomination forms saying they are candidates of the PTI. Yes. So they remain throughout candidates of PTI irrespective of the election symbol. Yes. So if they are already members of the PTI, post-election, the returned candidates, I mean, speaking for myself, no question arises of them subsequently joining PTI. They are always members of PTI for purposes of... Now, in terms of the question of the independence, it seems to me, abhi jisna aapne padha hai, the main rule is laid down in paragraph D, main part, proportional representation. Yes. This is a balance that cannot be tipped. Yes.
Negative aspect, positive aspect. Negative aspect, it can't be tipped in favor of a political party by giving it more than proportional representation. Yes. Positive aspect, each political party must be given the number of reserved seats proportional to what it has won. How do you determine that? Well, look at the Form A of the parent statute. But you see, I think proviso is the exception. But आप proviso के आपने अभी पढ़ा हमारे सामने. I think you are perhaps, speaking for myself, not paying enough attention to the opening words of the proviso. उसको पढ़ें जरा. हाँ, बिल्कुल सही. Provided that for the purpose of this paragraph. You see, the thing is that someone who is truly an independent, who fills in a form saying, I don't belong to any political party, in the life of the National Assembly, at any time he can join a political party. At any time. Right? What the proviso is saying is, for the purposes of this paragraph, paragraph D, that if there are independents in the House, right, within those 3 days, if they join a particular political party, then the proportionality will be tipped. This is the only permissible tipping. But if 6 months later, 1 year later, enough independents suppose join the सुप्रीम कोर्ट से अदालती कार्रवाई आपको बराह रास्त दिखा रहे थे. सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से सेशन अभी भी जारी है. बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से. बिलखुसूस बात होगी इसमें T20 वर्ल्ड कप 2024 के हवाले से, जिसमें अभी रिसेंटली जो मैच खत्म हुआ साउथ इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, उसमें साउथ अफ्रीका ने ये मैच अपने नाम कर लिया. और फिर हमने देखा कि बड़ी टफ फाइट रही है दोनों टीमों के दरमियान, लेकिन किसी एक को तो मैच जीतना था ही. आखिरी ओवर जब हम देख रहे थे तो 5 रन दरकार थे और 6 गेंदें अभी बाकी थी, और छक्का लगा के साउथ अफ्रीका के जो बैटर हैं उन्होंने ये साबित कर दिया कि जनाब कि वो अगले सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए तैयारी पकड़ चुके हैं. कि वो वेस्ट इंडीज की तरफ से की गई है, और जिस तरह से एक अटैकिंग क्रिकेट खेली गई है वेस्ट इंडीज की टीम की जानिब से. स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस ने मैं ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं. अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए. सबसे पहले तो इस मैच पर ही आपका कमेंट चाहेंगे. बड़ी अटैकिंग क्रिकेट हमने देखा कि वेस्ट इंडीज ने खेली है, जीत वो नहीं सके हैं, लेकिन फिर भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है और साउथ अफ्रीका को परेशान किए रखा. जी अस्सलाम वालेकुम. एक तो खुशाइंदा बात है, मैं खुद भी चाहता था कि एक नया चैंपियन आपके सामने नजर. अल्लाह करे कि साउथ अफ्रीका वाले इस दफा वर्ल्ड कप के अंदर सदके के बकरे जो उनसे दे के आए हो, कि चोकस का टैग जो उनसे वो खत्म हो. एक अच्छी बात है कि इनिशियल मैचेस की बात करें तो बड़ा एक आपको पता टफ पीरियड उनका गुजरा, जहां पर उन लोगों ने बड़े लो स्कोरिंग मैचेस जो उनसे वो जीते हैं. बड़ा इंटेंस मैच मैं कहता हूँ कि जाके बड़ा करीब जाके वो मैचेस जीते हैं. आज का मैच भी आप बात करें तो ऑलमोस्ट आपने देखा होगा जिस तरीके से मैच एक साइड पे लगा कि वेस्ट इंडीज जो है वो जीतने में कामयाब होगा, लेकिन हैट्स ऑफ है माकरम को. 7 की अगर बात करें टोटल मैचेस जो अभी तक साउथ अफ्रीका खेला, उसमें 6 मैचेस बड़े क्रंच नजदीक जाके मैचेस खेले. उन्होंने अपने नर्व्स को काबू में रखा और मैच अपना जीतने में कामयाब हुआ. जॉनसन जिस तरीके से आखिर तक खड़े रहे, उनका खड़ा होना बड़ा इंपॉर्टेंट था. एक बड़े अच्छे एक ऑलराउंडर आपको नजर आते हैं. लेकिन जो चोकस का मैंने टैग कहा ना, मुझे अब स्लो एंड स्टडी लगता है कि शायद वो खत्म होता जा रहा है. साइकोलॉजिकल जो प्रेशर था चोकस का, क्योंकि इनिशियली आपको बड़े टफ मैच मिले हैं जहां से साउथ अफ्रीका बाहर निकली है. होपफुली आपको एक नया चैंपियन नजर आया. लेकिन जो अफगानिस्तान ने कल हालत की थी, जो शाम का मैच है वो सबसे ज्यादा देखने वाला होगा, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का. तो कौन सी टीम सबसे ज्यादा फेवरेट होने जा रही है? और दूसरा ये भी कि अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, अब जरा खुद बताएंगे कि आपको फेल, क्योंकि अपसेट कहीं पर भी हो सकता है. दोनों टीमों में कौन सी फेवरेट आपको नजर आ रही है, स्पेशली इन 2 मैचेस को लेकर? देखें, अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में कुछ अगर वर्ल्ड कप की ऑब्वियसली वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस की बात करूं तो एज सच को बड़ी टीम नहीं जानी जाती वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस की बात करें. लेकिन लोगों ने टफ टाइम दी है, चाहे वो पाकिस्तान की टीम के साथ आप बात करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें. उन्होंने जिस तरीके से बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस दिखाई, आप ये नहीं कह सकते कि अपसेट था. ये प्रॉपर मैच जीता हुआ मैच था जिस तरीके से अफगानिस्तान ने खेला है. और खास करके उनके बॉलर्स की बात करें, मुझे याद है गुलबदीन नाइब को हमने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करते हुए हैं कि वो 2-3 साल से एक लायबिलिटी बने हुए हैं टीम के साथ. लेकिन जिस तरीके से उसने एक बना क्रंच मूवमेंट के अंदर जाके मैच अफगानिस्तान को जीत के दिया, 4 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया, तो दैट शोज कि एक बिलीव कितना तगड़ा है अफगानिस्तान टीम का अपने ऊपर, जो एक जेल अप स्क्वाड आपको नजर आता है. लेकिन एक बड़ी चीज होगी अगर अफगानिस्तान यहाँ पर सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करने में कामयाब होता है. लेकिन जब आप सेमीफाइनल्स में जाते हो, आपको एक चीज भी फिर नोट करनी पड़ती है कि आप ऐसा टीम यूनिट खेलते हो.
आप दो से तीन स्पिनर्स के ऊपर आप डोमिनेट हमेशा पूरा टूर्नामेंट नहीं कर सकते। आप 2-3 मैचेस कर सकते हो, लेकिन ऐसा टीम यूनिट आपको बन के खेलना पड़ता है। अफगानिस्तान पिछले मैच में टीम यूनिट बन के खेला, लेकिन उनकी बैटिंग को स्टिल मैं कहता हूं बहुत ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा अगर वो सेमीज के लिए अगर जगह भी प्रॉपर करते हैं तो। ठीक है। और वैसे अगर इंग्लैंड की हम बात करें तो इंग्लैंड हम पहले देख रहे थे कि टूर्नामेंट से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे थे, अब सेमीफाइनल के भी क्वालिफाई कर गए हैं, तो बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल इवेंट ये रहा है इस बार। देखिए सबसे ज्यादा तो अनप्रेडिक्टेबल अनफॉर्चुनेटली हमारा रहा था पाकिस्तान का, जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम बाहर होती जी उस पर तो हमारे हैं। मैंने कहा मैं इस पर आपका कमेंट ले लूं, फिर अब पाकिस्तानी टीम को तो हमने डिस्कस करना ही है। इंग्लैंड का अगर बात करें तो इंग्लैंड की टीम आपको याद है इससे पहले भी एक बड़ा एक मिसहैप उनके साथ होता रहा। पाकिस्तान की सीरीज वॉश आउट हुई, फिर उनके मैचेस आपको पता है बीच में वार्म अप मैचेस भी वॉश आउट हो गए थे। वार्म अप मैचेस तो नहीं, सॉरी, जो प्रॉपर मैचेस थे वो भी वॉश आउट हो गए। तो लोगों ने कहा कि इंग्लैंड को शायद जो एक फ्लाई पॉइंट क्रिकेट की बात करते हैं, बार बार वो बात करते हैं बेसबॉल क्रिकेट की, इन विकेट्स के ऊपर वो सूट नहीं करेगा, खास करके वेस्ट इंडीज पे। यहाँ पर स्पिनर्स बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं, लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम सामने आई है, कल भी आप देखें जो बार बार हम रोते हैं अपनी टीम का कि यार आपकी इंटेंट कहां पर है, इंटेंट आपको चाहिए होती है। कल भी इंग्लैंड ने दिखाया कि वो किस तरीके की फ्लाई पॉइंट क्रिकेट खेलते हैं। कल भी आपने बटलर को देखा कि वो एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे थे, प्रॉपर एक लाठी चार्ज उन्होंने किया फिल सॉल्ट के साथ। तो ये इंटेंट होती है जब आपने एक जेन पे चीज़ हो कि हमने एक बड़ी साइड है, हमने पिछले साल वर्ल्ड कप के हम फाइनलिस्ट रहे हैं, हमने आगे जाके अपना वर्ल्ड कप के अंदर एक दाग बिछानी है, तो आप फिर अपनी इंटेंट दिखाते हो जो हमारी टीम नहीं दिखा सकती। हमारे ओपनर्स का भी आपने देखा होगा कोई प्लान एग्जीक्यूशन का था नहीं। मिडल ऑर्डर की बात करें, हमें समझ नहीं आती थी कि उस्मान खान को कहां पर खिलाना है। आप कभी उसको उठा के 5वें नंबर पे खिलाते हो, कभी आप 3रे नंबर पे खिलाते हो। आपकी जो फ्लक्चुएट इतनी ज्यादा मिडल ऑर्डर की चीजें रही हैं, तो उसने सारा डिस्टर्बेंस पैदा किया है। कैप्टनसी का इशू भी रहा, मुझे पता है, फिर बोर्ड्स के अंदर मामला चलते रहे, लेकिन जो हालात पाकिस्तान के टीम के रहे हैं, और खास करके जब एक हेड कोच की तरफ से एक बयान है, आपको पता है कि ये जो हेड कोच इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ है, इसकी प्रोफाइल बहुत तगड़ी है, इसने चैंपियंस बनाया टीम्स को। और मैंने कभी उसके मुंह से इतना ज़्यादा, गैरी कर्स्टन के मुंह से कभी भी मैंने लिटरली ऐसा हार्श बयान नहीं सुना। हार्श नहीं, उसने प्रॉपर एक बात बताई है कि पाकिस्तान टीम कभी भी आपको जेल अप टीम नजर ही इस वर्ल्ड कप के अंदर आई। ना आप टीम की बात करें, आपके प्लेयर्स की बात करें, उनको शॉट सिलेक्शन का नहीं पता, फिटनेस के भी आपको पता है कुछ रिपोर्ट से सिर्फ एक यही वर्ल्ड कप नहीं है कि जिसमें पाकिस्तानी टीम हमें जेलन ना नजर आई हो। इससे पहले भी जो ओडीआई इंटरनेशनल हुआ था उसमें भी पाकिस्तानी टीम हमें ग्रुपिंग का शिकार नजर आई। लेकिन ये बताइएगा कि ये इस वक्त जो कहा जा रहा था कि टीम के हवाले से बड़ी सर्जरी की जाएगी, बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा, तो स्पेसिफिकली मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि बाबर, शाहीन और रिजवान किस किस्म के फैसले मुतवक्को हैं इन तीनों प्लेयर्स को लेके? क्या चेयरमैन पीसीबी कोई बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं, या फिर वो प्लेयर पार्ट्स के आगे घुटने टेक देंगे पीसीबी का बोर्ड, और फिर जिस तरीके से होता आया है, क्योंकि प्लेयर्स की बैकिंग बड़ी स्ट्रांग रही है हमारे यहाँ? देखिए अगर मैं सर्जरी की बात करूं तो हमेशा जब हम बात करते हैं, हम सर्जरी की बात करते हैं, टीम की बात करते हैं, हम सर्जरी की बात करते हैं हेड कोचेस की, जो एक प्रॉपर टीम की मैं यूनिट की बात कर रहा हूं। लेकिन सर्जरी आपको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करनी चाहिए। जो आपकी एक हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं ना, डोमेस्टिक के अंदर इस वक्त आपके कोचेस लगे हुए हैं, डिफरेंट टीम्स के साथ लगे हैं, क्या वो इतनी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं कि वो जो हेड कोच पाकिस्तान का बैठा हुआ है या जो सिलेक्टर जो प्रॉपर बैठे हैं उस तक वो प्रॉपर एक अपना जो भेजते हैं, अपना ट्रांसपेरेंसी रखी हो कि ये लड़का परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है, हमारे अगर लड़कों की मैं ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं, इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक अपना अमेंडमेंट लॉ है, जहां पर जब लेकिन वैसे आप बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। एक तरीकाकार तो यही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट से जो लोग आए उनको भी मौका दिया जाए, लेकिन जो लोग आए हैं उनको फिर उस तरह से मौका नहीं मिला। बार बार हम देख रहे हैं कि बाबर फिर अपनी प्लेयर पावर को इस्तेमाल करते हैं, उनको बार बार टीम में शादाब ही चाहिए, इफ्तिखार ही चाहिए, उन्हें आजम खान ही टीम में चाहिए, और ये वो लोग हैं जो कि कंटिन्यूसली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। मैंने ये बात आपसे कर रहा हूं ना कि अगर टीम्स को कंपेयर करूं, इस वक्त डोमेस्टिक स्ट्रक्चर क्यों आपको इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया की टीम की अगर मैं बात करूं, इस वक्त उनका जो एक लड़का है वो कम से कम 50 से 60 रणजी ट्रॉफी मैचेस खेला हुआ, चले 50-60 ना खेला हो, 40 के करीब तो रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेला हो। वैरस अगर जो अभी का स्क्वाड पाकिस्तान का इस वक्त खेल रहा है, इसमें मुझे एक लड़का पॉइंट आउट करके बता दें कि वैसे इसने 30 फर्स्ट क्लास मैचेस अभी रिसेंटली खेले हैं, किसी ने आपके नहीं खेले, क्योंकि आप उस चीज को सीरियस लेते ही नहीं है। मैंने कहा ना, एक क्लॉ है आपका, जहां पर आप जब पाकिस्तान के लिए एलिजिबल होते हो उधर लिखा हुआ है कि आपने पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट लाजमी खेलनी है। जब आप लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट खेलते हो तो आपके अंदर स्टेबिलिटी भी आती है, साथ ही साथ आपके बॉलर्स को पता होता है कि हमने लॉन्गर स्पेल्स या अगर हमें विकेट नहीं मिल रही तो हमने किस तरीके से इसको ट्रैप करके आउट करना है, जो कि अनफॉर्चुनेटली आपको मिसिंग भी यहाँ पर फैक्टर बहुत ज्यादा नजर आता है। स्पिन बॉलिंग यूनिट की बात करें, आपके पास स्पिनर्स इसलिए नहीं आ रहे। आपकी बात बिल्कुल एक चीज पे ठीक है कि लड़के हैं आपके पास मौजूद, लेकिन आप उनको चांस देना ही नहीं चाहते। फिर हम बार बार बैठ के रोते हैं दूसरे दिन कि यार ये लड़का देखो, इसकी अपना जो 2-3 मैचेस खेला हुआ पाकिस्तान के लिए,
आज जाके कनाडा को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूएसए को कर रहा है, तो ये चीजें होती रहेंगी। जब आप फर्स्ट क्लास के प्लेयर्स को या डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के प्लेयर को नहीं अपना इज्जत दोगे तो उस बेचारे ने आखिरकार अपनी रोजगार अपनी लेकिन कौन जिम्मेदार, आप फिर क्या समझ रहे हैं इन तमाम चीजों का जिम्मेदार कौन है? कि यही तमाम प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के हैं और फिर वो बाकी टीमों के साथ खेल रहे हैं और पाकिस्तान को ही हरा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? अजहर महमूद अभी भी डिफेंड करते हमें दिखाई दे रहे हैं शादाब खान की परफॉर्मेंस को। आजम खान को जब हम देखते हैं तो आजम खान के हवाले से तमाम जो हमारे एनालिस्ट हैं, जो क्रिकेटर हैं, सबका वो चुप कर जाते हैं। नेपोटिज्म इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो मोइन खान के बेटे के हवाले से कोई बात करना ही नहीं चाह रहे, उनसे हो ही नहीं पा रही। देखिए, एक चीज तो मैं ऑब्वियसली चले पाकिस्तान तो रिप्रेजेंट नहीं किया, लेकिन मैं इस शो हर शो के ऊपर ये बात करता हुआ हूँ और रिस्पेक्टेड है सारे, मैं किसी का नाम पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बड़े हैं हमारे। लेकिन एक चीज मुझे बड़ी अजीब सी लगती है कि जिस वक्त मैं क्रिकेटर्स की बात करूँ जिस वक्त डिफरेंट चैनल्स के ऊपर बैठे हुए हैं जो हाजिर सर्विस हैं, जो रिटायरमेंट नहीं ली, जब वो तनकीद करते हैं ना प्लेयर्स के ऊपर, स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, तनकीद आप करें कंस्ट्रक्टेड क्रिकेट की, जैसे आप बात करें समझ में आती है कि क्रिकेट पे आप तनकीद कर रहे हैं जी। जब आप पर्सनल वाले मामले पे जाते हैं तो मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आपके रिसेंटली ट्रैक रिकॉर्ड आपका क्या था जब आपको पाकिस्तान ने चांस दिया था, 10 मैचेस में दिया था, 20 मैचेस में दिया था, या आपको अपने लीग क्रिकेट के अंदर चांस दिया, आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या था? लेकिन सॉरी, ये तो फिर इस तरीके से मामला पॉलिटिसाइज हो गया ना, जैसे कोई भी आने वाली हुकूमत कहती कि पिछली हुकूमत ने क्या किया था जो आप हमसे पूछ रहे हैं, तो हम कब तक पिछले वालों को ताना देते रहेंगे कि पिछले वालों ने तो किया नहीं, तो हम इनसे भी ना पूछें जो अभी इस वक्त खेल रहे हैं। 10 साल से यही कैप्टन है, यही टीम है जो उतर रही है, बार बार वही चेहरे रिपीट होते रहते हैं। पहले भी इनवार ने यही क्वेश्चन किया ना कि बहुत से हमारे ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनको मौका तो दिया गया टीम में खिलाने के लिए, लेकिन वो टीम में खेले ही नहीं। इसके अलावा भी बल्क में हमारे पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले हमारे प्लेयर्स पड़े हैं, बेंचेस पर ही बैठे रहे हैं, जिनको बेंचेस पर बिठाया तो फ्यूचर ही नजर नहीं आ रहा। वैसे अभी आपको क्या लगता है बाबर को मजीद कितना मौका देंगे? अब ये मैं जो आप बात कर रहे हैं मैं उसी को कंटिन्यू थोड़ा सा बाबर की बात भी करूं। मैं इस चीज पे मैंने आपको कहा ना, मैं आपकी बिल्कुल बात से एग्री करता हूं। अगर मैं प्लेयर्स की बात करूं, मैं खुद इस हक में था कि आजम खान को अगर आपने कैरी करना है ना, इतना चांस दे दो आजम खान को कि आपके पास एक पूरा केस स्टडी पलंदा पड़ा हो कि भाई ये लो, नहीं परफॉर्म कर सका, थैंक यू सो मच, डोर शट है आपके लिए, जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, परफॉर्म करें, वापस पाकिस्तान टीम में रिटेन करें। हमारा सबसे एक बड़ा मसला है, मैं तो उस दिन अपने शो में बात कर रहा था कि एक लड़का हम लेके गए थे इब्रार नाम का, नादरा में चेक करवाएं कि पाकिस्तानी सिटीजन है भी नहीं है, उसको आपने 2 वर्ल्ड कप के लिए कैरी किया, उसको आज तक आपने उसको मैचेस नहीं खिलाए। फिर ज्यादती आप क्या करते हैं, अब वर्ल्ड कप खत्म हुआ, जब आपका स्टिंग ऑपरेशन होना है, उस लड़के ने खेला भी नहीं है, परफॉर्मेंस को कैसे जज करेंगे आप? टीम से उसको ड्रॉप करेंगे, आप ज्यादती उस लड़के के साथ भी करते हैं, ये मानने वाली बात है। यहाँ पर बाबर आजम की बात करूं, मैं उस वक्त भी इस हक में नहीं था जिस तरीके से बाबर आजम को कप्तानी से उतारा गया था, फिर शहीन शाह अफरीदी को जिस तरीके से उतारा गया। आपने इंस्टेबिलिटी खुद पैदा की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अकाउंटेबल खाली मैं कह रहा हूं ना कि मैनेजमेंट नहीं, प्लेयर्स भी हैं आपके। प्लेयर्स का इशू ये होता है कि जिस वक्त आप ये चीजें सारी मामलात करते हैं तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि इंसान है, उसके दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि पता नहीं इसने की साजिश मेरे खिलाफ की है या उसने की है। फिर परफॉर्मेंसेस पे भी होता है, फिर दूसरा ग्रज भी आप बीच में से निकालते हो कि यार मेरे साथ ये हुआ, मैंने ग्रज निकाला। उसमें जो सफर करता है वो पाकिस्तान की टीम करती है, प्लेयर तो करेगा ही करेगा, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान सफर करता है। आज जिस अपना बंदे को उठा के देखें जो एक्स क्रिकेटर है, जो हमारा पुराना क्रिकेटर है या दूसरी कंट्री का क्रिकेटर है, वो बात कर रहा है इस टीम के बारे में कि यार पाकिस्तान टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड। पहले अगर बात करें वर्ल्ड कप का, आपको पता है फाइनल्स खेली, उससे पहले सेमीफाइनल्स रही है, लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान टीम की इस अपना टूर्नामेंट की रही हैं, वो बहुत ज्यादा आपको पता है क्रिटिसाइज लोग क्रिकेट बोर्ड को भी कर रहे हैं, कप्तानी को लेकर भी कर रहे हैं, प्लेयर मैनेजमेंट को भी कर रहे हैं कि आपके मिड ऑर्डर की बात करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो प्लेयर्स हैं वो तनकीद कर रहे हैं। सहवाग ने कुछ इस तरह की गुफ्तगू की है बाबर के हवाले से कि अगर बाबर को T20 की कप्तानी से हटा देते हैं तो फिर तो उनकी T20 टीम में जगह ही नहीं बनती है। जिस तरह से जो प्लेइंग स्टाइल उनका बन चुका है, हमने देखा है कि वो जो पहले पावर प्ले है उसको भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, किसी और को भी वो मौका नहीं देते हैं कि वो आकर ओपन कर सकें, वो उन पर एक तनकीद हो रही है। उसके साथ साथ और जो दूसरे मसाइल हैं, सिलेक्शन कमेटी की अगर हम बात कर लें, उन पर भी अब ये तमाम जिम्मेदारी आयद होती है कि वो पाकिस्तानी टीम को किस तरह से लेकर चलेंगे। कब तक ये जो पुराने लोग हैं, ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखते हैं पीसीबी की तमाम कमेटी को कि जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला दिया जाता है, आमिर को आप वापस ले आए, इमाद को आप वापस ले आए, आपके पास नए प्लेयर्स नहीं हैं। 25 करोड़ का ये मुल्क है, हमारे पास 11 प्लेयर्स नहीं निकल पा रहे हैं। आपने देखें बात बड़ी अच्छी की। अगर मैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की मैं इसलिए बार बार आपको बात कर रहा हूँ ना कि जब डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे आप ध्यान नहीं देंगे, आप पीएसएल की 1-2 परफॉर्मेंसेस पे उठा के लड़के को पाकिस्तान की कैप देंगे तो आपके रिजल्ट यही आएंगे। यहाँ पर उस्मान खान पे आपको याद हो कि
मैं भी उसमें से हूँ जिसने बहुत शोर मचाया कि यार उस्मान खान को चांस देना चाहिए, कुर्बानी उसने दी है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पे गए तो एक्सपोज वो बुरी तरीके से, आपके सामने की बात है कि इंटरनेशनल पे जिस तरीके से, और खास करके इंडिया के मैच के अंदर, आई एम सॉरी टू से ये बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान बेशक खेल चुके हैं लेकिन ऐसे लग रहा था कि एक टेप बॉल का प्लेयर अपना बॉलिंग करवा रहा है, वो फिंगर यूज कर रहा है, उनको समझ में नहीं आ रही, जज ही नहीं हो रही कि मैंने शॉट कौन सी खेलनी है। भाई आपका रोल ही अग्रेसिव क्रिकेट का, आप किस लिए आप एग्रेसिव को छोड़ के आप जो उनसे प्रॉपर दूसरी क्रिकेट खेलने पे गए हो, तो ये माइंडसेट की बात होती है। डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर कामरान गुलाम आपका टॉप परफॉर्मर रहा, आपने आज तक उसको पाकिस्तान टीम में चांस नहीं दिया। सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस पाकिस्तान टीम के अंदर, आप सोशल मीडिया की बात करें, आपकी खास करके जो है ना ये जो फ्रेंचाइजेस हैं उनका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि फ्रेंचाइज का इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है। जब एक लड़का परफॉर्म करता है, फ्रेंचाइज कहती है हमारा प्रोडक्ट है, हमने इसको अपना पाकिस्तान टीम को दिया है, हमने इसको तराशा है। दूसरे एंड पे अगर आप देखें ना तो फ्रेंचाइज जब लड़का डी परफॉर्म करता है तो फ्रेंचाइज उसको ओन करने से ही अपना ओन ही नहीं करती है, कहती है भाई जानते नहीं ये कौन सा लड़का है। तो मसला तो यहीं पर है ना, किसी को अपनी फ्रेंचाइज की वजह से बड़ी बैकिंग मिली हुई है, कोई किसी का कोई कुछ ना कुछ लगता है, कुछ कॉर्पोरेशन जो हैं जो कि साबका प्लेयर्स भी उसमें शामिल हैं, मौजूदा प्लेयर्स भी फिर उसमें शामिल हैं, उनकी बैकिंग बड़ी ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से अभी भी हम देख रहे हैं, कुछ मेरे सामने ही पेपर्स पड़े हैं जिसमें अब हमें यही बताया जा रहा है कि अब लीग्स को खेलने को तरजीह दे रहे हैं। तो लीग्स में ही ये चलते रहेंगे सिर्फ, ये पाकिस्तानी टीम के लिए कब चलेंगे? मैंने कहा ना एक क्लॉज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जिस वक्त आप पाकिस्तान टीम को खेलते तो उसमें लिखा हुआ है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट ज्यादा तरजीह देंगे एज कम्पेयर टू लीग्स। लेकिन एक फिर बात आपको पता है इसको गर्दिश कर रही है, अभी मुझे नहीं पता हाथ में इसका क्या फैसला हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये ऐलान कर चुका है कि सिर्फ एक प्लेयर 2 लीग्स खेल सकता है इंटरनेशनली। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और आप दुरुस्त बात कर रहे हैं कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट के थ्रू ही ये तमाम चीजें होनी चाहिए। ये जो 11 प्लेयर्स अभी हमारे खेले हैं T20 वर्ल्ड कप में, इनमें से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि कब इन्होंने लास्ट डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है? मैंने आपको बात की है ना, अगर मैं हालिया साल की बात करूं, मैं आपसे उसको कह रहा था रणजी ट्रॉफी की मैं अगर कंपेयर करूं, जो लड़के इंडियन टीम है उन्होंने तो हालिया अपना 30-30 40-40 मैचेस खेले हैं। अगर पाकिस्तान टीम की बात करूं, ज्यादातर प्लेयर्स की तो 2-2 साल हो गए आपके प्लेयर्स को पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट को उन्होंने खेलना तो दूर की बात है, शायद विजिट भी ना किया हो देखने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। फिर खबर भी आ रही थी कि तो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लेयर्स के हाथों ब्लैकमेल ही हो रहा है, सिर्फ उनके जो लॉज हैं, जो क्लॉज हैं, वो सिर्फ पेपर की हद तक महदूद हैं। मैंने देखिए वही तो चीज आपसे कह रहा हूं ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहां तक जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं ना, मैंने इसलिए डोमेस्टिक का बीच में क्यों लेके आया, जो आपका जनरल मैनेजर इस वक्त डोमेस्टिक को देख रहे हैं, जो आपके दूसरे जो आपके इंटरनेशनल अपना कैलेंडर बनाते हैं पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, जो आपके इंटरनेशनल फिक्चर्स हैं, ये सब अकाउंटेबल है। इनसे पूछना पड़ेगा कि भाई आखिर हो क्या रहा है, पाकिस्तान टीम पहले या प्लेयर्स पहले है। मुझे पता है एक अनफॉर्चुनेट है अलमी है पाकिस्तान के अंदर, क्रिकेटर इस वक्त इतना ज्यादा अपना उसकी एक वर्थ है क्योंकि हमने ही बनाई हुई है कि हम लोग कहते हैं बस यही बंदा है, हम इतना ज्यादा उसको वर्थ इस वक्त स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि आप उसके हाथ ब्लैकमेल भी हो जाते हो, आप उसी के हाथ सोशल मीडिया की अगर बात करो तो वो भी बेचारा सेफ नहीं रहता अगर फैमिली के साथ भी है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अकाउंटेबल इसलिए मैं ठहराता हूं कि जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, जो आपके इस वक्त करता धरता बैठे हुए हैं, वो सब जिम्मेदार हैं कि भाई आखिर हो क्या रहा है, क्यों नए फेसेस पाकिस्तान टीम के लिए नहीं आते। अगर पाकिस्तान टीम के लिए फेसेस आते हैं तो उनको आप बेंच लाइनअप के ऊपर बिठा के गला के सड़ा के आप वापस 2-3 मैचेस के बाद आप ड्रॉप क्यों करते हो और वापस वो बंदा आता ही नहीं है। बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं। मैंने कहा ना इब्रार के साथ खुदा ना खास्ता ऐसे हो जाए। उस्मान कादिर को मैं इतना तगड़ा स्पिनर रेट नहीं करता हूँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल था, आपने जिद लगा के पाकिस्तान के लिए उसको बेचारे को वापस बुलाया, किधर गया उस्मान खान? अपना उस्मान कादिर की बात करो, खत्म हो गया। उसामा मीर आपका टॉप पर बहुत क्लियरली मैं ना आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूं, क्योंकि एक आम तासुर है ना जो ग्लोबली हम देख रहे हैं कि इंपैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो जा रहा है, लोगों को ये लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो एक मार्केटिंग एजेंसी का रोल या तो प्ले कर रहा है या फिर ना वो एक ऐसी फ्रेंचाइज बन चुका है जो कि फलानी प्रोडक्ट उठा रहा है और पीआर नेटवर्किंग कर रहा है सिर्फ एक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। बेस्ड प्लेयर्स नहीं है हमारे पास, बिल्कुल हमारे पास नहीं है। इस वक्त जो स्टार्स बन चुके हैं वो टीम में मौजूद है। तो इस तासुर को खत्म करने के लिए पीसीबी को किस किस्म के फैसले लेना होंगे, ना सिर्फ प्लेयर्स को लेकर बल्कि खुद बोर्ड के मेंबर्स को लेकर भी? देखिए इस वक्त अगर जो आपको पता पाकिस्तान शाहीन्स का एक जो टूर अभी इस वक्त अनाउंस हुआ है, जो पाकिस्तान बैकअप टीम की बात करते हैं, पाकिस्तान ए के जो बड़े इंपॉर्टेंट टूर होते हैं, हमेशा एक बात होती है ना कि आप स्टेप बाय स्टेप एक प्लेयर को आप ऊपर लेके आते हो। बहुत कम ऐसा प्लेयर होता है जो कि डोमेस्टिक से सीधा आप इंटरनेशनल में उठा के फेंको और इंटरनेशनल का प्रेशर भी वो जो उनसे अब्जॉर्व कर ले। पाकिस्तान के अगर हालिया अरसे की मैं बात करूं, मुझे बताएं कि पाकिस्तान शाहीन्स जो कि पाकिस्तान पहले ए जानी जाती थी टीम, उसके कितने टूर साल के होते हैं?
हद मारो आपको एक टूर नजर आता है, बहुत ज्यादा कर लो आपको शायद 2 टूर नजर आए। मैं एक टूर भी मुश्किल से बात कर रहा हूं, अब जाके वापस एक टूर नजर आपको आ रहा है बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें खेलना है, उसमें आप टॉप परफॉर्मेंस डोमेस्टिक के लेके यहां पर आए। जो टॉप परफॉर्मेंस डोमेस्टिक की बात करें तो आपके पास एक प्लेयर था जानदाद खान, वो कहां पर है? उस टीम के अंदर मौजूद नहीं है। आपके पास आमिर जमाल की बात करूं, जो कि हम बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर उसको मानते थे वर्ल्ड कप के लिए कि आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, जिस तरीके से पांड्या खेलता है या आपका मिचेल मार्श खेलता है, आपको वैसा एक प्लेयर चाहिए, वो कहां पर है? उस टीम के अंदर मौजूद नहीं है। मैंने कहा ना अकाउंटेबल सब हैं, अकाउंटेबल जितने हैं यहाँ पर बैठे हुए जो टॉप परफॉर्मर्स हैं लड़के। ठीक है, अब आखिरी 2 सवाल है मेरे, उनके आप जवाब दे दीजिएगा। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से हैं, वो सेनेटर भी हैं, वो वजीर दाखिला भी हैं, वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, तो आपको लगता है कि फिर हुकूमत को थोड़ा सा बोझ उन पर से भी कम कर देना चाहिए ताकि पाकिस्तान क्रिकेट के जो मामलात हैं वो किसी ऐसे इंसान को सौंपा जाए जो क्रिकेट को भी जानते बूझते हो? और मोहसिन साहब पर बोझ भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो वजीर दाखिला भी हैं। उसके साथ साथ केन विलियमसन की एक मिसाल सामने आई, किस तरह से उन्होंने स्टेप डाउन किया अपनी कैप्टनसी से, तो इस तरह की एग्जाम्पल हमारे क्रिकेटर्स क्यों नहीं शो करते हैं? इतने टूर्नामेंट हैं जो बाबर की कप्तानी में हम हार चुके हैं, तो बीइंग अ कैप्टन, बीइंग अ गुड पर्सन, या फिर अगर इतनी आपको नाकामियां मिल रही हैं, कौम और कितनी आपको इज्जत दे, कितना आपको बैकअप करे, फिर उन्हें खुद ही स्टेप डाउन कर जाना चाहिए? देखिए 2 चीजें, मोहसिन नकवी साहब की आपने बात की, ये तो मैं खुद भी थोड़ा सा कहूं कि अगर चैलेंजिंग पोजीशन है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक प्रॉपर एक जॉब है और वो मेंटल टफनेस जॉब है। जितने भी मैं इदारे कंपेयर करूं, शायद जितना ज्यादा प्रेशर और फटीग से चेयरमैन गुजरता है शायद ही कोई गुजरता हो, क्योंकि वो एक बड़ी, आपको पता है कि छोटा छोटा बच्चा जो सा वो भी जानता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त मामला क्या चल रहे हैं और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो जरूरी नहीं होता कि वो एक एक्स क्रिकेटर और एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत तगड़ा होना चाहिए। अभी तक जो इन्होंने बातें की हैं, मैं कहना इंप्लीमेंट कर दें तो बहुत बड़ी बात होगी। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि एक्शन भी लिया जाएगा, स्टिंग ऑपरेशन होगा, जितना ज्यादा वो इन्वॉल्व पाकिस्तान क्रिकेट के साथ थोड़े हालिया अरसे में रहे हैं, लगता है कि शायद कुछ चेंजेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर हैं। बहुत अच्छी चीजें हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी की बात यहाँ से जी नहीं होगी, हम बाहर नहीं लेके जाएंगे। जो हारिस रॉफ हुआ जिस पर सब टीम के अंदर जो मामला चल रहे हैं उस पर भी वो एक्शन रहे, लेकिन इंप्लीमेंट करेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि क्या करते हैं क्या नहीं करते। दूसरा, केन विलियमसन की आपने बात की, देखिए स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है वहां पर आपकी जो सी है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, न्यूजीलैंड की बात करूं, उनका स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। वो प्लेयर को इज्जत देना जानते हैं। हम ठीक है प्लेयर्स ने कुछ गलतियां भी की होंगी, मैं उस चीज पे नहीं जा रहा, लेकिन मसला हमारे यहाँ पर ये होता है कि हमारा जो एक प्लेयर है, चाहे वो एक्स क्रिकेटर है, चाहे वो पाकिस्तान का कप्तान है, जिस वक्त हम उसको उतारने पे आए तो हम उसकी पिछली परफॉर्मेंसेस नहीं देखेंगे कि उसने फाइनल के लिए क्वालिफाई करवाया, सेमीज के लिए क्वालिफाई करवाया, उसको इतना बुरा जलील करेंगे कि उसको इतना डिग्रेड करके कि हम उसकी पूरी जिंदगी ही खत्म कर देते हैं। वहां पर प्लेयर एसोसिएशन की नाम की एक चीज होती है जो कि पाकिस्तान में नहीं है, जो प्लेयर्स का बैकअप करती है। प्लेयर्स का उनको पता हो कि प्लेयर्स ज्यादातर या तो कमेंट्री में घुस जाते हैं, किसी और सेटअप के अंदर उनको एक तरीकाकार होता है कैसे डील करना है। केन विलियमसन इतना बड़ा एग्जाम्पल है न्यूजीलैंड के लिए। आपको याद हो वर्ल्ड कप में वो इंजर्ड था, लेकिन उसको साथ रखा, उन्होंने कहा कि नहीं इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारा दिमाग ही हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसने इंजरी से अपना वापस आया। लेकिन बड़ी माजरत के साथ मुझे ये बताइए कि हमारे कैप्टन ने अपना दिमाग कहां पर यूज किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल ही उनकी कैप्टनसी पे उठ रहा है कि उन्होंने फील्ड में लड़कों को उस तरीके से खड़ा किया ही नहीं जिस तरीके से लड़के खड़े होने चाहिए थे। देखिए मैं कप्तानी की आपके ऊपर बात कर रहा हूं ना, मैं खुद भी इस चीज पे एग्री करता हूं कि बाबर ने जो 5-6 मैचेस के अंदर जो एक कप्तानी की है वो कोई इतनी खास नहीं थी। आपकी बहुत सी चीजों के अंदर अगर हम बात करें, चाहे मुझे आज भी याद है श्रीलंका वर्सेस जमान खान का ओवर, अगर आपको याद हो जो आखिरी ओवर के अंदर आपको 5-6 रन चाहिए थे, जमान खान ऑलमोस्ट वो मैच बचा चुका था। और भाई फास्ट बॉलर लगा हुआ है, थर्ड मैन को सर्कल के अंदर लाने की क्या जरूरत है? ये बहुत सी चीजें हैं जिसके अंदर तनकीद हो रही है और होनी भी चाहिए। यहाँ पर बहुत से लोगों ने ये भी बात की कि शायद इनको कप्तानी से आप उतारें तो शायद ये ज्यादा रिलैक्स कर जाएं अपनी पोजीशन को, लेकिन बाबर आजम और पाकिस्तान टीम को भी एक चीज सोचनी पड़ेगी कि बाबर आजम नहीं है, एक टीम यूनिट बन के आप टूर्नामेंट जीतते हो। मैंने अफगानिस्तान की जैसे बात की ना, आपको टीम यूनिट बनना पड़ता है। आप अगर एक ही एरा के अंदर गुजरोगे कि यार बाबर आजम हमारे पास मौजूद है, 2-3 मैचेस में परफॉर्म कर देगा, चले 4 में कर देगा। अगर आपको बाहर बैठ के नजर आ रहा है, मुझे यहाँ पर बैठ के नजर आ रहा है कि टीम के अंदर यूनिटी नहीं है, तो जिस कैप्टन ने टीम के प्लेयर्स को डिसाइड किया उसको नहीं पता था कि टीम में यूनिटी नहीं, और अगर पता था तो फिर वो चेयरमैन पीसीबी को या बोर्ड के दीगर मेंबर्स को इन्फॉर्म क्यों नहीं कर सका? देखिए 2 चीजें हैं। जिस वक्त टीम अनाउंस हो रही थी, जो मुझे अब तक पता है कि खाली बाबर आजम की रजामंदी नहीं थी। बाबर आजम का अगर एक प्लेयर उठाया गया तो बाद में जो सिलेक्टर्स आए थे उन्होंने कहा जी 2 प्लेयर्स आप उठाएं, हम उठाएंगे।
तो बहुत से मामला मैंने कहा ना इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर चलते हुए आए हैं। अकाउंटेबिलिटी की जब आप बात करते हैं, कप्तान से लेके आपका हेड कोच तो बेचारा अभी आया, मैं नहीं कहूंगा कि उसको अकाउंटेबल लिटरली ठहराया जाए, वो तो अभी भी आया, उसको तो पता भी नहीं होगा शायद इफ्स एंड बट्स का कि पाकिस्तान टीम, लेकिन जो पीछे जो इस वक्त हेड कोच का जो मैनेजमेंट का रोल प्ले करते रहे वहां पे मोहम्मद अवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और जो आखिरी बात उन्होंने किया उसका खुलासा फिर यही है कि कुछ ले दे के मामला सारे चल रहे थे, कौम के लिए कोई नहीं खेल रहा था, कोई कैप्टन अपनी मर्जी से प्लेयर खिला रहा था, सिलेक्टर अपनी मर्जी के प्लेयर्स खिला रहे थे, कोचेस का रुझान कुछ और था, और ये हाल ये हुआ कि पाकिस्तानी टीम हमने देखा कि किस तरह से इस टूर्नामेंट से बाहर हुई है, जो कि बहुत ही एक शर्मनाक सिचुएशन है पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए, पूरे पीसीबी के लिए। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। Stay tuned. वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद पाकिस्तान को मिलने वाले एक ऐसे बड़े एजाज के हवाले से बात करते हैं कि जिसमें पाकिस्तानी सहाफ़ी डॉक्टर अब्दुर्रहमान को उज़्बेकिस्तान की 100 साल पुरानी गवर्नमेंट और मारूफ यूनिवर्सिटी ताशकंद में मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से एम्बेसडर फॉर पीस का खिताब दिया गया है। ये खिताब हुकूमत रूस और हुकूमत उज़्बेकिस्तान के इश्तराक से डॉक्टर अब्दुर्रहमान को दिया गया। आपको बताएं कि डॉक्टर अब्दुर्रहमान को बैनुल ममालिक हम आहंगी, बैनुल मज़ाहिब रवादारी, सहाफ़त और दीगर गैर मामूली इल्मी और तहकीकी नुमाया कामयाबियों के एतराफ़ में सफ़ीर बराए अमन का खिताब दिया गया, जबकि उज़्बेकिस्तान और रूस की गवर्नमेंट की जानिब से डॉक्टर अब्दुर्रहमान की कौमी और इलाकाई अमन काउंसिल के रुकन के तौर पर इंसानी खिदमात के जरिए अमन के कल्चर को फ़रोग देने और कायम करने के लिए उनकी जो आलमी काविशें हैं उनको सराहते हुए सफ़ीर बराए अमन के खिताब से नवाजा गया। बिल्कुल, जो कि यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। डॉक्टर अब्दुर्रहमान सफ़ीर अमन का खिताब हासिल करने वाले कम उम्र तरीन पहले पाकिस्तानी भी बन चुके हैं। डॉक्टर अब्दुर्रहमान को उनके विजन, आइडियोलॉजी और बैनुल-अक़वामी सतह पर हम आहंगी और अमन के कल्चर को फ़रोग देने के नतीजे में सफ़ीर बराए अमन का खिताब दिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर अब्दुर्रहमान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे आपके तासुरात कैसे हैं और कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन द प्रोग्राम। और ये एक्सपीरियंस ज़ाहिर है ज़बरदस्त रहा है, क्योंकि ये मेरे से ज़्यादा मेरे मुल्क की नुमाइंदगी है। जब कहीं भी पाकिस्तान की बात आती है तो हम बढ़ चढ़ की कोशिश करते हैं कि कहीं भी अपने से ज़्यादा कुछ ऐसा कर गुजरें जहाँ पे मेरे मुल्क का नाम, पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा रोशन कर सकें और कुछ ना कुछ ऐसा कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान को इंटरनेशनली बहुत सारे चैलेंजेस हैं और हमारी सोसाइटी को और मिनहसुल कौम हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। तो जब इन मसाइल के अंदर हम इतने घिरे हुए हैं और इन मसाइल का बहुत एक बैनुल अक़वामी सतह पर हम इन चीज़ों का शिकार हैं, तो हमें फिर अपनी सारी गैरत को और अपनी सारी चीज़ों को और कहीं ना कहीं बैरून मुल्क रहते हुए आपको अपनी किसी न किसी चीज़ को देखते हुए अपनी गैरत का मसला आ जाता है। तो उन सारी चीज़ों को पसे पुष्ट रखते हुए पाकिस्तान का नाम जहाँ पर आएगा तो हमारी कोशिश होती है कि हम पाकिस्तान का जो है सर फख्र से बुलंद करें। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मैं खुश हूँ कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया और कुछ ऐसा कर गुजरा हूँ कि जिसकी वजह से आज मेरी वजह से या मेरे जैसे और भी जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, पाकिस्तान का नाम सर बुलंद रहता है हमेशा। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपकी जो सर्विसेज रही हैं टुवर्ड्स उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूं तो किन प्रोसेस को लेकर, क्योंकि आगे भी एक बड़ी जिम्मेदारी आप पर है, किस तरीके से ये तासुर देने की मजीद कोशिश की जाती रहेगी कि पाकिस्तान भी अमन का ख्वाह है, और दूसरा ये भी क्या स्पेशलिटीज रही हैं आपकी जिस तरीके से आपके नाम के साथ डॉक्टर जुड़ा हुआ है? जी, डॉक्टर के हवाले से मैं पहले इसको एड्रेस करता हूँ। ये अभी मैं MBBS का स्टूडेंट हूँ, मेरा लास्ट ईयर चल रहा है, क्योंकि मीडिया पे आता हूँ और उसके अलावा लड़कियों के साथ भी एक मेरा गहरा रिश्ता है। यही मेरा पहला प्लेटफॉर्म था जिसने मुझे अपना नियो ही एक पहला इदारा था जिसने अपना प्लेटफॉर्म दिया और इसके बाद फिर मुझे मौके मिले दुनिया को नियो की स्क्रीन पर दिखाने के लिए, और इसके अलावा एक नियो की फैमिली के साथ जुड़कर काम करने का एक मुझे मौका मिला। तो फिर सब ने मुझे डॉक्टर डॉक्टर कहना शुरू कर दिया। तो अभी मेरा 1 साल रहता है MBBS कंप्लीट करने को, लेकिन वो फिर इस तरह का एक रिश्ता बन गया कि सभी मुझे डॉक्टर सो कॉल्ड डॉक्टर कहने लगे। लेकिन 1 साल के बाद मेरा MBBS कंप्लीट होगा तो इंशाअल्लाह फाइनली आई विल बी अ डॉक्टर। तो इस तरह जिस तरह आपने दूसरा सवाल किया है कि इसको कंटिन्यू कैसे किया जाए, देखिए हमें कंटिन्यू इस तरह करना है कि हमारा कंडक्ट कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है। कल को जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, हम बैरून मुल्क सफर करते हैं, तो हमें वैसे ही बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है।
जब हम देखते हैं कि हमारे पासपोर्ट की अब आलमी सतह पर पजीराई नहीं रही, इसके अलावा हम और भी मुख्तलिफ मैदानों में तालीम के शोबों में यूनिवर्सिटीज़ को देख लें, हम टॉप 500 में एग्जिस्ट नहीं करते, टॉप 100 में भी इवन हम एग्जिस्ट नहीं करते। तो बहुत सारे हमें मसाइल हैं, हमें हर पहलू के ऊपर, हर किनारे के ऊपर संभल के चलना है। अपने पल दो पल की इज्जत को बचाने के लिए पाकिस्तान की इज्जत को दांव पे नहीं लगाना, बल्कि जहाँ पे पाकिस्तान की इज्जत और अपनी इज्जत को, वहाँ पे कंपटीशन आ जाएगा दो चीज़ों के दरमियान, तो अपनी इज्जत को और अपनी सारी चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए और फंसे कुछ डालते हुए हमें पाकिस्तान के लिए काम करना है, पाकिस्तान की इज्जत के लिए काम करना है, अपने इदारों के लिए काम करना है, ताकि हमारा मुल्क मजबूत हो, हमारे मुल्क की इंटेग्रिटी के अंदर इजाफा हो, ताकि लोग हमें देखें तो हम चलते फिरते एम्बेसडर हैं जिस भी मुल्क में जाते हैं, अपने मुल्क का एक फेस है, रिफ्लेक्शन है। जहाँ पे भी हम किसी किस्म की कोई एक्ट करते हैं, किसी किस्म का कोई कंडक्ट हमारा होता है, तो लोग हमें बाद में देखते हैं। हमारे पाकिस्तान का जो लेबल है, टाइटल है, लोग पहले उसको देखते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा कुछ नुकसान नहीं होता, हमारे पाकिस्तान का नुकसान होता है, हमारे मुल्क की जो है क्रेडिबिलिटी, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम अगर स्टूडेंट हैं और अगर हम वर्कर हैं बाहर रहते हुए या किसी भी शोबे में अपनी खिदमत का अंजाम दे रहे हैं, तो बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत मुसलमान हमें ये देखना है कि हम वहाँ कहाँ पे खड़े हैं, क्या हम सही प्लेस पे हैं। अगर हम रॉन्ग वे पे हैं तो हमें राइट वे पे आने का ये टाइम है, ताकि पाकिस्तान के लिए हम कुछ इस तरह का कंट्रीब्यूट कर सकें ताकि हमारी वजह से पाकिस्तान अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जा सके। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब इतनी छोटी सी उम्र में आप डॉक्टर भी बन रहे हैं, साथ ही साथ तालीमी और तहकीकी मैदान में भी काम कर रहे हैं, किताब भी लिख चुके हैं, एक बड़ा अवार्ड भी अब अपने नाम कर चुके हैं, तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये मुझे हर एक शख्स की एक अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं और अपने कुछ फन होते हैं, कुछ फ्री टाइम में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। मेरी शुरू से एक्टिविटीज़ का एक ही मरकज़ और फोकस था। मैं हमेशा से यही चाहता था कि मैं बुक्स लूँ। मुझे पेरेंट्स जब अपने पैसे देते थे, अपनी पॉकेट मनी से, तो मैं उसकी बुक्स खरीद के ले आता था। मुझे इंग्लिश में किताबें पढ़ने का शौक था, उर्दू में पढ़ने का, फारसी में, अरबी में, बहुत सारी किताबों को, जुबानों को सीखने का मुझे शौक था। तो इस वक्त मेरे रूम में 1000 से ज़्यादा किताबें जो मैंने अपने हाथ से खरीदी हैं वो पड़ी हुई हैं। तो मैं हमेशा से किताब को देखना, किताब को पढ़ना, इस सोहबत में रहना, इस कंपनी में रहना, ये मुझे अच्छा लगता था। और फिर जब मैं लोगों को देखता था तो फिर मैं इस किस्म की, क्योंकि मेरा सिर्फ फोकस जो है वो स्टडी था, इल्म था, नॉलेज था, इंटेलेक्चुअल की कंपनी थी, इस वजह से मैंने इसके ऊपर कुछ नोट्स बनाना शुरू किए। मैं माशरे में देखता था कि हमारी नौजवान जो यूथ है उसको बहुत सारे चैलेंजेस का वो शिकार है, अखलाकी गिरावट का ये कौम शिकार है। तो मैं फिर उसके ऊपर कुछ लिखता रहता था। तो जो मेरी किताब है मैंने उसको टाइटल भी इसी नाम से दिया कि अब उसको अरबी में मैंने लिखा अल-अखलाकुल हसना वल अखलाकुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल रहमान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।